बच्चों, आज आपका एक मतलब नई चीज देखोगे। आज आप इकोनॉमिक्स देखोगे, ठीक है। 8th तक खाली हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी पढ़ा था। अभी इकोनॉमिक्स एक ऐड हो गया एसएस में सब्जेक्ट, ठीक है। वैसे आपको मीन्स आप ऐसे विचार कर रहे होगे कि एसएस में कि हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी कम था कि इकोनॉमिक्स भी एक आ गया। मतलब ऑलरेडी 3 भारे पढ़ते थे, चौथा भी आ गया, ठीक है। पर ये वाली जो बुक है इकोनॉमिक्स की, इस बारी है, मतलब हर बारी होती है यही बुक, तो चैप्टर्स बहुत कम है। और इकोनॉमिक्स मोस्टली पैसे, आपको जो पैसे की नॉलेज देगा भाई, ये चैप्टर में आपको जो भाई मनी कैसे प्रोड्यूस करने की, क्या करने का, ठीक है, मतलब आपको पैसे का नॉलेज देता है। जो एसएस होता है ना, एसएस से एक्चुअली देखा जाए तो आपको थोड़ी सीख देता है। जैसे हिस्ट्री है तो हिस्ट्री में राजा महाराजाओं, किलों की कहानियां पढ़ के थोड़ी आप, जैसे आपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ा तो उससे कुछ आपको प्रेरणा मिली होगी। फिर मतलब फिर सिविक्स पढ़ते हो आप, डेमोक्रेसी, लॉज, वो भी आपकी लाइफ में लॉज, राइट्स, ड्यूटीज, ये सब आपके जो आपके हिस्सा है आपकी लाइफ का। जियोग्राफी में भी आपको लोकेशन पढ़ते हो भाई, अर्थ का कहाँ है, या मीन्स हर चीज की लोकेशन याद करनी होती है, ठीक है। मून, स्टार, ये सब पढ़ते थे आप पहले। तो मतलब हर चीज आप ऐसे एसएस में हर चीज आपकी लाइफ से जुड़ी हुई होती है, ठीक है। साइंस, एसएस जो भी आप पढ़ते हो सब जुड़ा हुआ है आपके जीवन से, इसलिए आप पढ़ते हो, ठीक है। इसलिए पढ़ाई इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा देखिए, आपका जो इकोनॉमिक्स का चैप्टर है उसका नाम, फर्स्ट चैप्टर है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। पालमपुर हमारा पालनपुर नहीं है, गुजरात का पालनपुर नहीं है, इसमें एम है, पालमपुर। और ये जो गांव दिया गया है इस स्टोरी में, ये गांव एक इमेजिनरी गांव है, हाइपोथेटिकल। मतलब ये जिसने भी, ये राइटर है जिसने ये लिखा है ये चैप्टर, उसने ये गांव अपने मन से बनाया है। हाइपोथेटिकल गांव, मतलब पालमपुर करके कोई गांव है ही नहीं, वो उसने अपने मन से बनाया है ये गांव। ये मतलब आपको एक स्टोरी, आपको समझ देने के लिए वहीवट की, पैसे की, आपको भाई लैंड की, भाई आपको कमाने की जो एक तकनीक है, वो आपको आइडिया देने के लिए उसने ये गांव यूज किया है, जिससे वो अब आपको पूरा चैप्टर समझाएगा, ठीक है। तो देखो, पहले पेज नंबर 1, ये आपकी इकोनॉमिक्स चैप्टर, इकोनॉमिक्स की बुक का फर्स्ट पेज है। तो स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, देखो ये स्टोरी राइटर ने पालमपुर एक स्टोरी की तरह लिखा है राइटर ने। भले ये इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री में इकोनॉमिक्स कभी, एसएस में कभी स्टोरी तो ऐसा नहीं होता है भाई, इंग्लिश तो नहीं कि स्टोरी लिखी है, पर ये जो यहाँ इसने एक स्टोरी की तरह सब लिखा है चैप्टर। इसमें एक्चुअली राइटर आपको इंट्रोड्यूस कराना चाह रहा है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिलेटिंग टू प्रोडक्शन एंड दिस वी डू थ्रू, मतलब वो आपको सारे बेसिक कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा है प्रोडक्शन को लेके। प्रोडक्शन मतलब कुछ प्रोड्यूस करना, कि अगर आपको कभी कल जाके बिजनेस करना है, बड़े हो के आप बिजनेस करना चाहते हो, तो अगर आपको कुछ भी प्रोड्यूस करना है, जैसे कि भाई आपको, ठीक है, आपको भाई पेन का बिजनेस करना है, ठीक है, तो पेन का, अगर आपको पेन प्रोडक्शन, आप इसकी फैक्ट्री खोलना चाहते हो, ठीक है। पेन भी एक बुरी चीज नहीं है बिजनेस करने के लिए, मतलब पेन तो घर घर में हर स्टूडेंट यूज करता है, बड़ा छोटा हर जगह पेन यूज होती है। तो अगर आप पेन का बिजनेस करना चाह रहे हो, उसका प्रोडक्शन करना चाह रहे हो, तो आपको क्या क्या चीजें लगेंगी, ठीक है। मतलब आप अगर बड़े होके कुछ बिजनेस करना चाह रहे हो या कुछ करना चाह रहे हो, तो ये जो चैप्टर है आपको एक प्रोडक्शन का ओवरव्यू देगा, स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर समझा के। मतलब ये जो पालमपुर है, जो विलेज है पालमपुर, उसकी आइडिया देके ये आपको पूरा समझाएगा, ठीक है। देखो अभी पालमपुर के बारे में थोड़ी सी वो आपको समझा रहा है कि पालमपुर में क्या क्या होता है। उसने पहली लाइन में लिखा है कि फार्मिंग जो है मेन एक्टिविटी है पालमपुर की, ठीक है। वहाँ फार्मिंग करते हैं ज्यादा तो लोग, और बाकी एक्टिविटीज क्या क्या है पालमपुर में, मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा, ठीक है। मतलब बाकी चीजें भी होती हैं पर फार्मिंग सबसे ज्यादा होती है। ये प्रोडक्शन एक्टिविटीज को बहुत सारे रिसोर्सेस लगते हैं, जैसे कि नेचुरल, मैन मेड, ह्यूमन एफर्ट, मनी। तो मतलब आपको कुछ भी प्रोड्यूस करना है, आपको कुछ भी बनाना है, ठीक है, आपको कोई भी चीज चालू करनी है, कुछ भी बनाना है, ठीक है, तो उसमें आपको बहुत सारे रिसोर्सेज लगते हैं। रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है, मतलब
आपको बहुत ज्यादा चीजें चाहिए होती हैं, आपको पैसे चाहिए होते हैं, आपको मटेरियल चाहिए होता है। जैसे अगर मैं फिर से इस पैन की बात करूं, अगर मेरे को पैन की फैक्ट्री चालू करनी है तो मेरे को बहुत सारी चीजें चाहिए होंगी, ठीक है। मुझे पैन प्रोड्यूस करना है, ऐसे पैन्स बनाने हैं और दुकानदारों को बेचने हैं, मुझे मैन्युफैक्चरर बनना है, तो मुझे बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी, बहुत सारी चीजें खरीदनी पड़ेंगी, ठीक है। तो हम इस पूरी स्टोरी में पालमपुर पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा कि किस तरह से बहुत सारी चीजें यूज करके आप अपना मनचाहा प्रोडक्ट बना सकते हो, और मतलब आप सर्विस भी मतलब सर्विस गुड्स ये सब बना सकते हो। मतलब पालमपुर में कैसे होता है वैसा वो आपको समझाएंगे, ठीक है। पालमपुर क्योंकि एक छोटा सा गांव है तो आपको समझाने के लिए सही रहेगा, ठीक है। इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो पालमपुर के बारे में, ये जो गांव है उसका इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि गांव कैसा है। पालमपुर वेल कनेक्टेड विद नेबरिंग विलेजेस एंड टाउन्स। पालमपुर है ना सारे विलेजेस से और सारे छोटे छोटे शहरों से कनेक्टेड है। रायगंज, अ बिग विलेज, इज 3 किलोमीटर फ्रॉम पालमपुर। पालमपुर से थोड़ी दूरी पे एक बड़ा विलेज है जिसका नाम रायगंज है, और एक विलेज को मतलब इस पालमपुर को रायगंज से एक रोड जोड़ता है, और फिर एक शाहपुर करके विलेज है वो भी है, मतलब शाहपुर करके छोटा सा शहर है वो भी है। आपको इन रोड्स पे क्या क्या दिखेगा, बुलक कार्ट्स दिखेंगी, टोंगास, बोगीज, अदर कमोडिटीज टू मोटर व्हीकल्स लाइक मोटरसाइकिल्स। आपको ये सारी चीजें उस गांव की सड़क में दिखेगी। इस पालमपुर विलेज में टोटल 450 फैमिलीज हैं जो अलग अलग कास्ट की हैं। 80 फैमिलीज अपर कास्ट की हैं, और वो जो 80 फैमिली अपर कास्ट की हैं उनके पास बहुत सारी जमीन जायदादें हैं, और उनके जो घर हैं वो बड़े हैं, पत्थरों के बने हुए हैं, सीमेंट के बने हुए हैं। और जो एससीज हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, जो दलित कहते हैं जिन्हें, वो दलित हैं, वो 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन लिव इन वन कॉर्नर ऑफ द विलेज। उस विलेज के एक कोने में जो कि 1/3 पॉपुलेशन है वहां वो दलित रहते हैं। एंड इन मच स्मॉलर हाउसेस सम ऑफ व्हिच आर ऑफ मड एंड स्ट्रॉ। मतलब छोटे छोटे घरों में ये जो दलित रहते हैं इनके घर कच्चे होते हैं, ठीक है, घास फूस के बने हुए होते हैं। और वहां पे जो पालमपुर गांव है वहां मोस्ट ऑफ द हाउसेस हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शंस। बहुत सारे घरों में बिजली आती है। इलेक्ट्रिसिटी पावर्स ऑल द ट्यूबवेल्स इन द फील्ड्स एंड इज यूज्ड इन वेरियस टाइप्स ऑफ स्मॉल बिजनेसेस। जो इलेक्ट्रिसिटी है उस विलेज में कहाँ कहाँ यूज होती है, एक तो घरों में, दूसरी ट्यूबवेल्स में, मतलब एग्रीकल्चर के लिए ट्यूबवेल होते हैं, पानी देने के लिए काम आते हैं प्लांट्स को, ट्यूबवेल्स में। और छोटे छोटे बिजनेसेस में भी ये जो इलेक्ट्रिसिटी है वो काम आती है। पालमपुर में 2 प्राइमरी स्कूल हैं और 1 हाई स्कूल है। 2 प्राइमरी स्कूल एंड 1 हाई स्कूल। देयर इज प्राइमरी हेल्थ सेंटर रन बाय द गवर्नमेंट। वहां पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी है। 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी वेयर द सिक आर ट्रीटेड, और एक प्राइवेट दवाखाना भी है। तो आपको मतलब ऊपर का डिस्क्रिप्शन जो सारा मैंने बताया, 450 फैमिलीज हैं, 80% फैमिलीज अमीर हैं, तो ये जो मैंने आपको सारा डिस्क्रिप्शन दिया तो आपको इतना पता चल गया होगा कि पालमपुर की सड़कें अच्छी हैं, वहाँ ट्रांसपोर्ट की सुविधा भी है, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी भी है, पालमपुर में इरिगेशन फैसिलिटी भी है, स्कूल भी है, हेल्थ सेंटर भी है, ठीक है। मतलब पालमपुर एक अच्छा, मतलब एक कहते हैं ना विकासशील गांव है, मतलब प्रगति वाला अच्छा गांव है। मतलब सारी फैसिलिटीज हैं, बिजली है, पानी है, और मतलब हेल्थ सेंटर्स हैं भाई, जैसे हेल्थ सेंटर इन द सेंस हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट डिस्पेंसरी है, स्कूल है, ठीक है। मतलब एक जो बेसिक जरूरियत होनी चाहिए हर जगह वो सब पालमपुर में है। अच्छी सड़क भी है, ठीक है, और ट्रांसपोर्ट भी है। मतलब आपने पढ़ा ना टांगा और ये सब बोगी ये सब है, ठीक है। द स्टोरी ऑफ पालमपुर एंड इमेजिनी विल टेक अस थ्रू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज इन द विलेज। ये जो पालमपुर की स्टोरी पढ़ोगे विलेज की, इसमें आप पढ़ोगे कि एक विलेज में क्या क्या प्रोडक्शन एक्टिविटीज हो सकती है, क्या क्या बन सकता है एक विलेज में।
इन विलेज अक्रॉस इंडिया, जो आप पूरी इंडिया में जो विलेजेस आप जाओगे, फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी। किसी भी विलेज में आप चले जाओ, वहाँ फार्मिंग मेन एक्टिविटी होती है। द अदर प्रोडक्शन एक्टिविटीज रिफर टू एज नॉन फार्म एक्टिविटीज, और फार्मिंग के अलावा आप जो भी काम करते हो विलेजेस में उसे नॉन फार्मिंग एक्टिविटी कहते हैं। नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में आप क्या क्या कर सकते हो? अगर आप विलेज में रहते हो तो आप छोटा मोटा मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस कर सकते हो, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस कर सकते हो, शॉपकीपिंग कर सकते हो। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में इन दोनों तरह की एक्टिविटीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट इंट्रोडक्शन था चैप्टर का। ठीक है, पेज नंबर 2 पे कह रहा है कि हम कभी भी अगर कोई प्रोडक्शन करना चाहते हैं, ठीक है, आज अगर मैं कोई बिजनेस करना चाह रही हूँ तो मुझे बिजनेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्शन, मतलब मुझे बेचना है वो मुझे पहले बनाना पड़ेगा। प्रोडक्शन मतलब प्रोड्यूस करना पड़ेगा। मतलब अगर मैं समझो कोई वस्तु बेचना चाह रही हूँ, चीज बेचना चाह रही हूँ, जिसको इंग्लिश में गुड्स कहते हैं। अगर मैं गुड्स बेचना चाह रही हूँ तो जैसे कि मैंने पेन का एग्जांपल लिया, मुझे पेन बेचनी है तो मुझे पेन से मतलब पेन का प्रोडक्शन करना है। सर्विसेज का भी प्रोडक्शन होता है। सर्विसेज का प्रोडक्शन जैसे मैं सर्विस प्रोडक्शन कर रही हूँ, मैं टीचिंग करती हूँ। ठीक है, मेरा प्रोडक्शन दिखेगा नहीं, क्यों? क्योंकि ये एक सर्विस है, टीचिंग एक सर्विस है। मैं सामान नहीं बेच रही हूँ। ठीक है, मैं ज्ञान दे रही हूँ। ठीक है, मैं लर्निंग बांट रही हूँ। तो टीचिंग इज अ सर्विस। और गुड्स क्या है? जैसे कि पेन है, पेन बनाना, भाई आपके पेरेंट्स की फैक्ट्री होगी, ठीक है, प्लास्टिक की फैक्ट्री होगी, या मतलब अलग अलग चीजों की फैक्ट्रियां होती हैं। तो फैक्ट्रियों में कुछ प्रोड्यूस होता है, कुछ बनता है। ठीक है, तो अभी हम मेन जो चैप्टर अब चालू हो रहा है, तो देखो इस चैप्टर में जो स्टार्टिंग हो रही है, तो देखो सबसे पहले चैप्टर की स्टार्टिंग यही है कि भाई फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं। मतलब अगर मुझे प्रोडक्शन करना है तो कौन कौन सी चीजें चाहिए, कौन कौन से फैक्टर्स चाहिए। अगर मुझे कुछ प्रोडक्शन करना है तो मुझे कौन कौन सी चीजें चाहिए। ठीक है, तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, अगर मुझे मतलब ये आपको क्वेश्चन दो तरह से आ सकता है। कैसे? राइट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और राइट द रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये आपको एज अ क्वेश्चन आ सकता है, राइट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और राइट द रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब आप फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में लिखो, या तो आप प्रोडक्शन में अगर आप गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करना चाहते हो तो आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट लगेगी। तो क्या क्या लगेगी? तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है लैंड। ठीक है, मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, अगर आपको कुछ प्रोड्यूस करना है, जैसे कि मैं आपको शुरू से कह रही हूँ मुझे पेन की फैक्ट्री खोलनी है। अगर मुझे पेन की फैक्ट्री खोलनी है तो फैक्ट्री तो कहाँ, फैक्ट्री तो जमीन पे ही लगेगी ना, फैक्ट्री तो नहीं आसमान में लगेगी कहीं। तो फैक्ट्री के लिए पहली जरूरियात मुझे लैंड चाहिए, मुझे जमीन चाहिए। ठीक है, तो मेरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा? लैंड। ठीक है, अगर मुझे कुछ प्रोड्यूस करना है, सबसे पहला मेरा, इवन मैं जो ट्यूशन चला रही हूँ तो मुझे उसके लिए भी लैंड चाहिए। ठीक है, अगर मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ मुझे उसके लिए भी लैंड चाहिए। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, आपको कुछ भी प्रोड्यूस करना है, चाहे गुड या चाहे सर्विस। गुड मतलब चीज, सर्विस मतलब टीचिंग हुआ या कुछ भी काउंसलिंग, आप लॉयर हो तो वो। ठीक है, मतलब आपकी सर्विस भी दे रहे हो आप किसी को, तो भी आपको लैंड तो चाहिए। तो देखो लैंड, इसके बाद लेबर। ठीक है, अगर आपको कुछ प्रोड्यूस करना है, अगर आपने फैक्ट्री खोलनी है तो आपने लैंड ले लिया, राइट, एक लैंड आ गया। अब दूसरी चीज आपको क्या चाहिए होगी? लेबर। ठीक है, आपको लेबर भी चाहिए होगा, काम करने वाले लोग। ठीक है, लेबर अब देखो बहुत सारे, जैसे कि ऑपरेट मशीन्स। ठीक है, मशीन्स, अगर मैं कह रही हूँ मुझे पेन बनानी है तो पेनें मशीनों से बनेंगी। मशीन चलाने के लिए फैक्ट्री क्लीन, ऑब्वियसली जमीन ली है तो सफाई भी रखनी पड़ेगी, क्लीन फैक्ट्री। और केयर ऑफ मनी, टेक मतलब पैसे का वहीवट देखने के लिए भी कोई इंसान रखना पड़ेगा, भाई खरीदना है, बेचना है। तो मतलब सेकेंड रिक्वायरमेंट है लेबर। ठीक है, अगर आपको
कुछ भी प्रोड्यूस करना है तो आपकी पहली रिक्वायरमेंट है लैंड और दूसरी रिक्वायरमेंट है लेबर। ठीक है, आपकी तीसरी रिक्वायरमेंट कौन सी है? फिजिकल कैपिटल। ठीक है, तीसरी रिक्वायरमेंट है फिजिकल कैपिटल। अब फिजिकल कैपिटल क्या होता है? फिजिकल कैपिटल मतलब वेराइटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन। फिजिकल कैपिटल का मतलब होता है आपको जो चीजें लगती हैं, इनपुट मतलब जो चीजें लगती हैं, जो चीजें खरीदनी पड़ती हैं। इनपुट मतलब देखो कभी भी आप कोई चीज बनाते हो ना तो देखो उसको आउटपुट बोलते हैं। जो जैसे मैं मुझे क्या बनाना है, मैंने फैक्ट्री मुझे किसकी खोलनी है? पेन की। तो जो मुझे पेन चाहिए ना, पेन, वो मेरा आउटपुट है। आउटपुट का मतलब होता है रिजल्ट। ठीक है, क्या होता है? रिजल्ट। और मुझे ये पेन बनाने में जो जो चीजें लगेंगी, पेन बनाने में मुझे जितनी भी चीजें लगेंगी उन्हें मैं क्या कहूंगी? इनपुट। ठीक है, जो भी मटेरियल लगेंगे, ठीक है, ये मुझे जो भी मटेरियल लगेंगे मैं उन्हें क्या कहूंगी? इनपुट। ठीक है, तो मैं आपको क्या समझा रही थी? मैं आपको फिजिकल कैपिटल के बारे में बता रही थी। फिजिकल कैपिटल क्या होता है? फिजिकल कैपिटल मतलब वेराइटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन। फिजिकल कैपिटल का मतलब आपको जो जो चीजें लगती हैं, जो जो चीजें यूज करनी पड़ती है हर प्रोडक्शन के हर स्टेज पे। हर स्टेज, प्रोडक्शन का स्टेज कैसे हुआ? जैसे कि भाई मुझे पेन की फैक्ट्री खोलनी है, मैंने जमीन खरीदी। ठीक है, फिर मैंने पेन के लिए मशीनें खरीदी। ठीक है, मशीनें खरीदी, फिर मैंने लेबरों को बुलाया, फिर मैंने वो जो देखो अब मुझे इसके लिए इंक चाहिए, इसकी जो अंदर रिफिल है वो चाहिए, ये मेटल चाहिए, ये प्लास्टिक चाहिए। ठीक है, मुझे ये सब चाहिए, तो ये सब इनपुट्स लगेंगे ना। तो फिजिकल कैपिटल में क्या आता है? वेराइटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन। मतलब जो भी इनपुट, जो भी चीज आपको फाइनल प्रोडक्ट या फाइनल आउटपुट बनाने के लिए लगती है उसे हम क्या बोलते हैं? फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल दो तरह के होते हैं। फिजिकल कैपिटल एक फिक्स्ड कैपिटल होता है, दूसरा वर्किंग कैपिटल होता है। फिक्स्ड कैपिटल में क्या होता है? फिक्स्ड कैपिटल में टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स एक्सेट्रा। फिक्स्ड कैपिटल में ये सब आता है। फिक्स्ड कैपिटल मतलब जो फिक्स होती हैं चीजें। फिक्स का मतलब जैसे मैंने मशीन खरीदी, मैंने आपको क्या बोला कि मेरे को पेन बनानी है तो मैंने उसके लिए पेन बनाने के लिए मशीन खरीदी। पेन बनाने की मशीन बहुत महंगी आती है और एक मशीन में खरीदूंगी तो वो सालों साल चलेगी, 10 साल के 15 साल चलेगी। तो फिक्स्ड कैपिटल मतलब वो चीज जो लॉन्ग टाइम चलेगी। फैक्ट्री बनाने के लिए जो मैंने चीज खरीदी, मशीन खरीदी पेन बनाने की, तो वो लॉन्ग टाइम चलेगी। तो जैसे टूल हुआ, मशीन, टूल्स मतलब औजार खरीदूंगी भाई, हथौड़ा हुआ या जो भी औजार टूल्स लगेंगे फैक्ट्री के वो खरीदूंगी। ठीक है, फिर बिल्डिंग भी आपकी फिक्स्ड कैपिटल में आता है। ठीक है, बिल्डिंग खरीदेंगे वो फिक्स्ड कैपिटल ही हुआ ना। मतलब ये चीजें थोड़ी आप रोज रोज खरीदने जाओगे, एक बार ही खरीदते हैं। ठीक है, जैसे फैक्ट्री के लिए जमीन खरीदी वो एक बार ही खरीदूंगी, मशीन खरीदूंगी बड़ी वाली वो एक बार ही खरीदूंगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें एक बार ही की जाती है, तो इन्हें क्या बोलते हैं? फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है, और दूसरे का टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स एक्सेट्रा, दे आर यूज्ड फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम फॉर प्रोडक्शन। ये फिक्स्ड कैपिटल है, ये बहुत लंबे समय तक यूज होते हैं। प्रोडक्शन में ये चीजें बहुत लंबे समय तक यूज होती हैं। इसके बाद देखो वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है? वर्किंग कैपिटल मतलब रॉ मटेरियल, कच्चा माल। जैसे मैंने क्या बोला, मुझे इंक चाहिए, रिफिल चाहिए, ये जो मेटल है ये चाहिए। तो देखो पेन है तो मैं पेन बनाऊंगी फिर बेचूंगी, बनाऊंगी बेचूंगी, तो ये मटेरियल तो मेरा खत्म होएगा, मुझे फिर से खरीदना पड़ेगा ना भाई। इंक मुझे घड़ी घड़ी खरीदनी पड़ेगी, रिफिल खरीदनी पड़ेगी, ये प्लास्टिक, ये मेटल, मुझे ये सब खरीदना पड़ेगा, क्योंकि ये तो मेरा काम ही है प्रोडक्शन करना। तो एक बना के बेच दूंगी, दूसरा खरीदूंगी। तो ये इसका मतलब क्या हुआ? ये हुआ वर्किंग कैपिटल। ठीक है, वर्किंग कैपिटल में रॉ मटेरियल में मतलब कच्चा माल, जो भी माल लगता है मुझे वस्तु बनाने में उसे रॉ मटेरियल कहते हैं। ठीक है, तो रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड।
मनी इन हैंड भी वर्किंग कैपिटल है। मनी इन हैंड मतलब पैसा भी हाथ में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं फैक्ट्री चला रही हूँ तो मुझे मतलब एक एक चीज में पैसा चाहिए। लेबर से काम कराना है तो मुझे उसको सैलरी पैसे में देनी है। मुझे ये रॉ मटेरियल खरीदना है, मुझे पैसा चाहिए। वर्किंग कैपिटल मतलब मनी इन हैंड तो होना ही होना चाहिए, क्योंकि वो मतलब खत्म होता रहता है, तो वो आपके पास मनी हाथ में होनी चाहिए। मतलब अगर आपको फैक्ट्री चलानी है तो वर्किंग कैपिटल है आपका रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड, ठीक है। पर ये चीजें खत्म हो जाती हैं, दे आर यूज्ड अप इन प्रोडक्शन। ये क्या होती है? खत्म हो जाती हैं, दे आर यूज्ड अप इन प्रोडक्शन। देखो ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम चलती है। फिक्स्ड कैपिटल लंबे समय तक चलता है और ये वर्किंग कैपिटल यूज्ड अप हो जाता है प्रोडक्शन के दौरान, दे आर यूज्ड अप इन प्रोडक्शन, ठीक है। फोर्थ है ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल क्या होता है? मतलब ये तीनों चीजें, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल, ये जब तीनों चीजें आप यूज करते हो, ये तीनों चीजें आप यूज करते हो, कैसे यूज करते हो? दिमाग से, ठीक है। क्योंकि जो फैक्ट्री चलाने वाला आदमी या एक आदमी या दो आदमी या चार आदमी, उन सब का ब्रेन लगता है, ठीक है। ये इनसे काम लेना है, मुझे लैंड खरीदना है, लेबर से काम लेना है, फिजिकल कैपिटल यूज करना है, उसके लिए मुझे दिमाग चाहिए, वो ब्रेन चाहिए, ठीक है। उसे कहते हैं ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल मतलब आपके पास वो ब्रेन होनी चाहिए कि आप बिजनेस कर पाओ, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल, तो ह्यूमन कैपिटल में लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल आर यूज्ड यूजिंग नॉलेज टू प्रोड्यूस आउटपुट, ठीक है। इसमें ये तीन चीजें यूज होती हैं, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल आर यूज्ड। ये तीनों चीजें यूज होती हैं यूजिंग नॉलेज, जो हमारी बुद्धि होती है, नॉलेज होती है, वो यूज करके हम आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं, वो यूज करके हम जो हमें चाहिए, जैसे मेरे केस में मुझे क्या चाहिए? मुझे पेन प्रोड्यूस करनी है, तो मुझे आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए ये तीनों चीजें यूज करनी पड़ेंगी। मतलब ह्यूमन कैपिटल मतलब मेरी नॉलेज, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल मतलब नॉलेज, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आए राइट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और राइट द रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या लिखोगे? आंसर क्या लिखोगे? आंसर 1 लैंड, 2 लेबर, 3 फिजिकल कैपिटल, 4 ह्यूमन कैपिटल। ये चार चीजों को आप फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी बोल सकते हो, ठीक है। और कभी ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि व्हाट इज फिजिकल कैपिटल, तो देखो मैंने फिजिकल कैपिटल की डेफिनेशन यहाँ लिख दी है। कभी ऐसे आता है राइट डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल, तो देखो मैंने दो डिफरेंस लिख दिए हैं, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, दे आर यूज्ड अप इन प्रोडक्शन, फिर इसका एग्जाम्पल, ये इसका एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये देखो दोनों के एग्जाम्पल्स लिखे हैं ऊपर, ठीक है। तो देखो फिक्स्ड कैप, ये मतलब इस यहाँ आप ये सारा अच्छे से लिख लेना, ये सारा आप नोट्स में अच्छे से लिख लेना। इसमें से आपके 2-3 क्वेश्चंस बनेंगे, 2-3 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन तो देखो यही, 2 क्वेश्चन तो यही बन रहे हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन कि फिजिकल कैपिटल की डेफिनेशन क्या होती है। फिर तीसरा क्वेश्चन राइट डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड कैपिटल वर्किंग कैपिटल, ठीक है। तो इस तरह से ये आप अच्छे से पॉइंट्स लिख लेना, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। अच्छे से देखें और ये वाले पॉइंट्स अच्छे से लिखिएगा। बच्चों अभी देखो आप अब पालमपुर के बारे में पढ़ रहे हो, तो पालमपुर में फार्मिंग, देखो फार्मिंग मेन ऑक्यूपेशन है, फार्मिंग वहाँ की मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है। मैं ये पढ़ रही हूँ पेज नंबर 2 फार्मिंग इन पालमपुर वाले टॉपिक में से। तो देखो फार्मिंग वहाँ की मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है, 75% लोग वहाँ फार्मिंग ही करते हैं। तो वो फार्मिंग मतलब 75% लोग वहाँ के करते हैं, बड़े फार्मर, छोटे फार्मर्स, मिडिल फार्मर्स, ठीक है, हर कोई फार्मिंग करता है। तो पर देखो यहाँ पे
अगर आप फार्म बढ़ाना चाहते हो तो मतलब आपको फार्मिंग बढ़ानी है, ठीक है। अगर देखो, अगर मैं एक छोटी फार्मर हूँ, ठीक है भाई, बहुत ज्यादा अमीर नहीं हूँ, एक गरीब फार्मर हूँ, तो अब मैं भले कितनी भी मेहनती हूँ पर मेरे पास लैंड तो वही छोटा सा ही लैंड है ना, मतलब एक लैंड की तकलीफ तो रहेगी ना। भले मैं मेहनती हूँ, मैं सब कर सकती हूँ, पर मेरे पास जमीन का टुकड़ा कम है, तो मैं कहाँ से उगाऊंगी ज्यादा, ठीक है। तो मतलब एक लैंड का इशू रहता है भाई। पालमपुर में फार्मिंग मेन एक्टिविटी है, 75% लोग फार्मिंग करते हैं, तो पर लैंड आपको पता है लैंड रिस्ट्रिक्टेड होता है। आपके पास भले फार्मिंग हो पर लैंड जितना होता है उतना ही रहता है, ठीक है। आप भले जितने भी मेहनती हो, आप सोचोगे मैं और मेहनत करूंगा और मेहनत, पर लैंड तो वही है, अब जो भी मेहनत करोगे उसी से ही क्रॉप उगनी है, ठीक है। तो देखो, अगर वो अपना प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं, वो अपनी ईल्ड बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि पालमपुर वालों की मेन एक्टिविटी फार्मिंग है, और अगर वो अपनी ईल्ड बढ़ाना, ईल्ड YIELD, ईल्ड का मतलब प्रोडक्शन, अगर वो अपना प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं तो वो क्या कर सकते हैं जिनसे इनकी प्रोडक्शन बढ़े। देखो, एक लैंड तो कैंसिल हो गया, लैंड को तो आप मान ही नहीं सकते हो, क्योंकि लैंड तो बढ़ने नहीं वाला है। ऐसे तो है नहीं कि इस साल मेरा इतना लैंड था, आते साल मेरा बड़ा हो जाएगा लैंड, जो जमीन है मेरे पास तो वही रहेगी, ठीक है। तो और कौन से तरीके हैं कि ये जो पालमपुर वाले या कोई भी फार्मर्स अपना प्रोडक्शन कैसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, राइट 3 ways to increase the production of crops। क्वेश्चन देखो कैसे आ सकता है, राइट 3 ways to increase the production of crops और राइट 3 ways to increase yield, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि 3 तरीके बताओ जिससे तुम तुम्हारी क्रॉप प्रोडक्शन या तुम्हारी ईल्ड का मतलब प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो। तो देखो, मैंने आपको क्या बोला कि लैंड वाला तो फैक्टर काम का ही नहीं है। आपकी लैंड बढ़ेगी कैसे, आपके पास जो जमीन है वो तो वही रहेगी हर साल, थोड़ी कोई जादू हो जाएगा जमीन बढ़ जाएगी, तो वो वाला फैक्टर तो कैंसिल हो गया। अब क्या फैक्टर्स हैं जिनसे आप प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो क्रॉप का। तो पहला फैक्टर है प्रैक्टिस मल्टीपल क्रॉपिंग। पहली चीज आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल क्रॉपिंग, ठीक है। पहला आप क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस मल्टीपल क्रॉपिंग। तो देखो, मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होता है, उसकी डेफिनेशन देखो क्या है। मल्टीपल क्रॉपिंग मीन्स टू ग्रो मोर देन 1 क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब क्या होता है कि एक से ज्यादा क्रॉप उगाने, मतलब एक ही साल में टू ग्रो मोर देन 1 क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। एक साल में आप एक से ज्यादा क्रॉप उगाओ। मल्टीपल क्रॉपिंग मतलब एक ही जमीन पे अलग अलग क्रॉप्स उगाओ। कैसे, तो देखो, जैसे कि यहाँ एक पैटर्न दिया है, कैसे करते हैं फार्मर्स। तो देखो, बाजरा और ज्वार वो रेनी सीजन में, ठीक है, वो रेनी सीजन में, खरीफ सीजन में वो उगाते हैं। पोटैटो अक्टूबर से दिसंबर में उगाते हैं, फिर बीट विंटर में, जो कि राबी क्रॉप, ठीक है। तो इस तरह से मतलब फार्मर्स इस तरह से उगाते हैं, ठीक है। बाजरा ज्वार उगाते हैं रेनी सीजन में, वो फिर वो कैटल को फीड करते हैं, ठीक है। फिर अक्टूबर से दिसंबर में पोटैटो उगाते हैं और बीट विंटर राबी में। तो ये मल्टीपल क्रॉपिंग हुआ ना। जमीन देखो एक ही यूज हुई, जमीन तो एक ही यूज हुई, उसमें देखो उन्होंने बाजरा ज्वार पोटैटो बीट इवन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी उगाते हैं समर में। तो मतलब मल्टीपल क्रॉपिंग मेथड से आप प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो। अगर आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है आपका, तो आपको मल्टीपल क्रॉपिंग मेथड करना पड़ेगा, ठीक है। मल्टीपल क्रॉपिंग मेथड का फिर से डेफिनेशन देख लो, टू ग्रो मोर देन 1 क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर। एक साल में एक से ज्यादा क्रॉप जब उगाते हैं उसे मल्टीपल क्रॉपिंग पैटर्न कहते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद दूसरा तरीका क्या है, आप कैसे आप आपकी प्रोडक्शन या यील्ड बढ़ा सकते हो। तो दूसरा तरीका है यूजिंग मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स, ठीक है। मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स यूज करो। दूसरा तरीका है मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। मॉडर्न फार्मिंग मतलब आप नए नए टूल्स लाओ, नई टेक्निक्स लाओ, ठीक है। जैसे पुराने जमाने में क्या यूज होता था, पुराने जमाने में काऊ ने प्लो वगैरह यूज होते थे, ठीक है। ऐसे हल जोते जाते थे,
बड़द यूज होते थे। आजकल क्या हो गए हैं, आजकल ट्रैक्टर, हार्वेस्टर ऐसा सब आ गए हैं। तो यूजिंग, तो आप आजकल नई टेक्निक्स यूज करो, ठीक है, नए नए। अच्छा वो नीचे आएगा मशीन्स में। अभी मैंने आपको थर्ड वाली पॉइंट बता दी, मैं थर्ड वाली पॉइंट पहले बता दी, मैं पहले सेकेंड वाली समझा देती हूँ। सेकेंड है यूजिंग मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स मतलब फार्मिंग के नए नए तरीके यूज करो। कैसे नए नए तरीके यूज करोगे, मतलब पहले क्या होता था, पहले क्या यूज करते थे फार्मर्स, पहले अगर उनको मिट्टी की प्रोडक्शन बढ़ानी हो, अपने क्रॉप की प्रोडक्शन बढ़ानी हो, वो गाय का गोबर यूज करते थे फर्टिलाइजर, वो मैन्योर यूज करते थे। क्या यूज करते थे फार्मर, मैन्योर, गाय के गोबर से बना हुआ फर्टिलाइजर, उसे मैन्योर कहते हैं। तो वो है ना, गाय का गोबर, काउ डंग, मैन्योर यूज करते थे। पर आजकल फार्मर्स क्या यूज करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स। केमिकल फर्टिलाइजर्स में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम ऐसे केमिकल्स आते हैं, और जब वो ऐसे फार्मर्स मिट्टी में डालते हैं तो मिट्टी को सारा पोषण मिलता है, इससे क्रॉप अच्छी उगती है। तो क्या कर सकते हैं फार्मर्स, यूजिंग मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स, लेटेस्ट मेथड्स यूज करें, जैसे कि मैन्योर की जगह केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करें, ठीक है। तो 1960 की बात है, 1960 में फार्मर्स ने मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स बहुत अपनाए। तो उस टाइम ग्रीन रिवॉल्यूशन आया। ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या होता है, ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या था, उस टाइम है ना सरकार ने बहुत फार्मर्स को हेल्प की और HYV सीड्स इंट्रोड्यूस की। HYV सीड्स क्या होती है, HYV मतलब हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स क्या होती हैं, अगर आप नॉर्मल बीज, देखो आपको प्लांट उगाना है, प्लांट के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, बीज चाहिए। वो जो बीज डालोगे उसी से तो प्लांट उगेगा। तो सीड, तो सरकार ने HYV सीड्स लाए, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स वो सीड्स है जिनसे अगर आप खेती करो तो आपका प्रोडक्शन 2.5 गुना बढ़ जाता है, 2.5 टाइम्स बढ़ जाता है, 2.5 टाइम्स मोर यील्ड, ठीक है। आपका जो प्रोडक्शन है 2.5 टाइम्स बढ़ जाएगा, ठीक है। तो 1960 में ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था, उसका कारण क्या था, HYV सीड्स। सरकार ने HYV सीड्स इंट्रोड्यूस किए थे, इसलिए 1960 में ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था। ये मतलब पंजाब और हरियाणा में वीट और राइस के क्रॉप्स बहुत ज्यादा हो गए थे, मतलब पंजाब हरियाणा एकदम हरा हरा हो गया था और बहुत ज्यादा कमाई हुई थी वहां के फार्मर्स की। तो 1960 में ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था और पंजाब हरियाणा को बहुत फायदा हुआ था और वीट और राइस क्रॉप बहुत उगाए गए थे, ठीक है। तो पहला मेथड क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस मल्टीपल क्रॉपिंग। दूसरा है यूजिंग मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स, ठीक है, जैसे कि यूज केमिकल फर्टिलाइजर, ठीक है, HYV सीड्स यूज करो, ठीक है। आप केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करो, ये देखो केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करो, HYV सीड्स यूज करो, ठीक है। तीसरा तरीका क्या है, अगर आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है तो आप क्या करो, तीसरा तरीका है यूजिंग मॉडर्न फार्मिंग मशीन्स, ठीक है, मॉडर्न फार्मिंग मशीन्स यूज करो। मॉडर्न फार्मिंग मशीन्स का मतलब जैसे मैंने पहले बोला, ट्रैक्टर्स, ट्यूबवेल्स, थ्रेशर्स एक्सेट्रा। ट्रैक्टर्स आपको पता ही है भाई, गाय की जगह भाई ट्रैक्टर यूज कर लो बड़द की जगह। ट्यूबवेल्स मतलब जमीन के अंदर से पानी मतलब प्लांट्स को देना, ठीक है। ट्यूबवेल्स मतलब पानी प्लांट्स को देने में काम आते हैं। और थ्रेशर्स, ठीक है, थ्रेशर्स मतलब वो गेहूं को उसके हस्क से अलग करना होता है, तो थ्रेशर्स यूज होते हैं, ठीक है। तो ये सारी मशीनें हैं, ट्रैक्टर्स, ट्यूबवेल्स, थ्रेशर्स एक्सेट्रा। आप मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स यूज करो, ठीक है। तो अगर एग्जाम में आए कि राइट 3 मेथड्स ऑफ इंक्रीजिंग क्रॉप प्रोडक्शन या राइट 3 मेथड्स ऑन हाउ टू इंक्रीज यील्ड, तो क्या है, फर्स्ट है प्रैक्टिस मल्टीपल क्रॉपिंग, सेकेंड है यूजिंग मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स लाइक यूज HYV सीड्स, यूज केमिकल फर्टिलाइजर्स, ठीक है। फिर तीसरा है यूजिंग मॉडर्न फार्मिंग मशीन्स लाइक ट्रैक्टर्स, ट्यूबवेल्स, थ्रेशर्स, ठीक है। तो ये 3 तरीके, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि भाई 3 तरीके लिखो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखो, अभी देखो एक और क्वेश्चन आता है इसी टॉपिक से रिलेटेड कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के बैड इफेक्ट क्या हैं, ग्रीन रिवॉल्यूशन की खराब चीजें क्या हैं।
ग्रीन रिवॉल्यूशन ने क्रांति तो लाई, पंजाब और हरियाणा में व्हीट और राइस फुल उग गए, ठीक है, सारे किसान फुल खुश हो गए। पर इसके बैड इफेक्ट्स क्या हैं, बैड इफेक्ट्स क्या हैं, ठीक है। तो व्हाट आर द बैड इफेक्ट्स और ड्रॉबैक ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, ये भी क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द बैड इफेक्ट्स और ड्रॉबैक ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, ठीक है। ग्रीन रिवॉल्यूशन के खराब असर या ग्रीन रिवॉल्यूशन की गलत चीजें क्या थी, ठीक है। ग्रीन रिवॉल्यूशन से क्रांति आई थी 1960 में, व्हीट उगा था, राइस उगा था, किसानों ने HYV सीड्स यूज किए थे, बहुत सारे केमिकल फर्टिलाइजर्स बहुत यूज किए थे, तो इसकी वजह से हरियाली हरियाली हो गई थी। पर इसका ड्रॉबैक क्या है, इसकी नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं, तो देखो पहली पॉइंट क्या है, ड्रॉबैक ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। व्हाट आर द ड्रॉबैक ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, तो पहला क्या है, HYV सीड्स नीड मोर वाटर, पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स। जो HYV सीड्स होती हैं, जो अगर किसान को HYV सीड अपने जमीन पे यूज करनी है तो उसको पानी ज्यादा चाहिए। HYV सीड्स पानी बहुत मांगती हैं। कौन सी HYV का फुल फॉर्म, हाई यील्डिंग वेराइटी, ठीक है, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स। तो HYV सीड्स नीड मोर वाटर, पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स। अगर HYV सीड्स यूज कर रहे हो, आपको पानी भी चाहिए ज्यादा, तो पानी ज्यादा चाहिए, आपके खेतों को फर्टिलाइजर भी चाहिए, आपके खेतों में पेस्टिसाइड्स भी बहुत डालने पड़ेंगे, ठीक है। तो HYV सीड्स के लिए आपको ये 3 चीजें ज्यादा चाहिए। सेकेंड ड्रॉबैक क्या है, इंक्रीज्ड यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स रिजल्टेड इन लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। अगर आप इतना ज्यादा फर्टिलाइजर यूज करोगे अपनी जमीन पे, तो आपकी जमीन, आपकी सॉइल अपनी फर्टिलिटी ही खो देगी, ठीक है। ग्रीन रिवॉल्यूशन का मतलब HYV सीड्स यूज करना। HYV सीड्स क्या मांगती है, पानी, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड ज्यादा मांगती है। अगर आप फर्टिलाइजर ज्यादा डालोगे तो आपकी जो सॉइल फर्टिलिटी है वो गायब हो जाएगी, सॉइल फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी। ट्यूबवेल इरिगेशन हैज रिड्यूस्ड द वाटर टेबल बिलो द ग्राउंड। और तीसरा है, मतलब आपको पता है कि ये जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में ट्यूबवेल्स भी यूज होती हैं, तो ट्यूबवेल्स में से पानी कहाँ से लिया जाता है, देखो HYV सीड्स को पानी बहुत चाहिए, और पानी कहाँ से लिया जाता है, ट्यूबवेल से। ट्यूबवेल कहाँ से पानी लेती हैं, तो ट्यूबवेल वाटर कम्स फ्रॉम इनसाइड द अर्थ, ठीक है। जो ट्यूबवेल है वो ग्राउंड के नीचे से पानी लेती है, ग्राउंड के नीचे पाइप होता है, वहां से नीचे से पानी लेके वो कहाँ देती हैं, प्लांट्स को देती हैं। तो जो पानी का स्तर जमीन के नीचे है, ग्राउंड के नीचे जो ग्राउंड वाटर है वो खत्म होता जा रहा है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि ड्रॉबैक्स ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, तो HYV सीड्स, भाई HYV सीड्स नीड मोर वाटर, पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स। दूसरा, इंक्रीज यूज ऑफ फर्टिलाइजर रिजल्टेड इन लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। तीसरा, ट्यूबवेल इरिगेशन हैज रिड्यूस्ड द वाटर टेबल बिलो द ग्राउंड, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये एक क्वेश्चन ये इम्पोर्टेंट है, दूसरा ये वाला, ठीक है, बैड इफेक्ट्स वाला, ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इस तरह से ये 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमने ये जो हमने पढ़ा, ठीक है, ये हमने पेज नंबर 3 का पढ़ा, ठीक है, पेज नंबर 3 पे था ये सारा। अब पेज नंबर 4 पे आ जाएं। पेज नंबर 4 पे भी यही लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद पेज नंबर 5 पे आ जाए। पेज नंबर 5 पे भी यही सारा लिखा हुआ है जो मैंने अभी अभी पढ़ाया आपको, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पे पेज नंबर 6 पे आ जाए, सीधा पेज नंबर 6। हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर। पालमपुर के फार्मर्स के बीच में लैंड कैसे बांटा गया है, ठीक है। तो देखो पालमपुर में कैसे लैंड कैसे बांटा गया है, तो देखो यहाँ पे इन्होंने समझा है। पेज नंबर 6 पे मैं लास्ट पैराग्राफ पढ़ रही हूँ। यू मस्ट हैव रियलाइज्ड, देखो हम पेज नंबर 6 पे पढ़ रहे हैं, लास्ट पैराग्राफ से मैं बता रही थी आपको, अभी मैं पढ़ रही थी। पेज नंबर 6 में 4th, हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर, ठीक है।
लैंड कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है फार्मर्स ऑफ पालमपुर के बीच में। तो देखो आपको इतना तो पता है, फार्मिंग के लिए एक जो मेन जरूरत है वो लैंड है। देखो पर दुर्भाग्यवश सारे लोग जो एग्रीकल्चर करते हैं हर किसी के पास उतना लैंड नहीं होता। पालमपुर में भी अभी वैसा ही है। पालमपुर में मैंने आपको बताया था 450 फैमिलीज रहती हैं, उसमें से जो 1/3 हैं जो कि दलित हैं वो लैंडलेस हैं, मतलब 150 फैमिलीज के पास तो लैंड ही नहीं है। 450 में से 150 के पास तो लैंड ही नहीं है। ऑफ द रिमेनिंग फैमिलीज हु हैव लैंड, और जो बाकी फैमिलीज हैं जिनके पास लैंड्स हैं उसमें से 240 फैमिलीज के पास छोटे छोटे लैंड्स हैं, ठीक है, जो कि 2 हेक्टेयर से भी छोटे होते हैं। ठीक है, गांव में मतलब जमीन को हेक्टेयर में नापा जाता है, तो कुछ 240 फैमिलीज ऐसी हैं जिनको 2 हेक्टेयर से भी कम लैंड है। तो ऐसे प्लॉट्स पे कल्टीवेशन करना, उनके मतलब 2 हेक्टेयर से भी अगर कम लैंड है तो उस प्लॉट पे अगर कल्टीवेशन करते हैं तो उससे मुश्किल मतलब उनको इतनी कमाई नहीं होती है। ठीक है, तो आप यहाँ देखो मतलब अगर छोटे छोटे लैंड सबके पास है, छोटे छोटे लैंड है, तो उतने लैंड से आप कमाई नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो इन पालमपुर देयर आर 60 फैमिलीज ऑफ मीडियम एंड हु कल्टीवेट मोर देन, खाली 60 फैमिलीज ही इतनी है पालमपुर में जो मीडियम और रिच फार्मर्स की फैमिलीज हैं जो कि कल्टीवेशन 2 हेक्टेयर से ज्यादा लैंड के ऊपर करती हैं। देखो फिर से 450 फैमिलीज हैं, उसमें से 150 फैमिलीज तो लैंडलेस है, जमीन ही नहीं है। 240 फैमिलीज हैं, 240 फैमिलीज के पास 2 हेक्टेयर से भी कम लैंड है। अगर उस लैंड पे वो कल्टीवेशन करते हैं उनकी कमाई बहुत अच्छी नहीं होती है। खाली 60 फैमिलीज ही ऐसी हैं जो रिच और फैमिली फार्मर्स की, रिच और मीडियम फैमिली है फार्मर्स की, जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज्यादा लैंड है। ठीक है, तो मतलब वो कईयों के पास तो 10 हेक्टेयर से भी ज्यादा है। तो मतलब आप देखो इतना अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड है पालमपुर में। ठीक है, तो इसमें पेज नंबर 7 पे ग्राफ 1.1 बनाया गया है, पाई चार्ट दिखाया गया है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कल्टीवेटेड एरिया एंड फार्मर्स। ठीक है, तो मतलब फार्मर्स कितने हैं और वो कितना कल्टीवेशन करते हैं। तो देखो यहाँ पे जो 55.40% है वो छोटे मोटे फार्मर्स हैं। 55.40% ये छोटे मोटे फार्मर्स हैं और वो खाली 15% कल्टीवेशन करते हैं। यहाँ जो डार्क है ना, जो डार्क है वो छोटे फार्मर्स हैं और वो डार्क एरिया है उनकी कल्टीवेशन सिर्फ 15% कल्टीवेट करते हैं। और जो बड़े फार्मर्स हैं जो कि 44.60% फार्मर्स हैं, वो मतलब 85% फार्मर अमीर फार्मर्स हैं जो कि 44.60% पे खेती करते हैं। ठीक है, मतलब 85% अकेले इतने सारे लैंड पे खेती करते हैं और 15% को 55.40% पे। इसका मतलब क्या हुआ, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड है। ठीक है, जो कम फार्मर्स हैं, देखो मतलब देखो खाली कितनी 60 फैमिलीज खाली रिच और मीडियम फार्मर्स हैं और उनके पास इतना सारा लैंड है। और जो छोटी मोटी गरीब फैमिलीज हैं या मतलब छोटे मोटे फार्मर्स हैं, लैंडलेस फार्मर्स हैं, उनके पास लैंड नहीं है या बहुत कम लैंड है। ठीक है, तो आखिर मतलब ये लोग करते क्या हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, तो मतलब लैंड तो है नहीं, अब क्या करेंगे ये लोग, पैसे तो कमाने हैं, पेट तो भरना है, तो ये लोग क्या करते हैं, लेबर क्या करते हैं ये लोग, मतलब आपको पता है फार्मिंग एक बहुत ज्यादा हार्डवर्क मांगती है। फार्मिंग का जो काम है वो बहुत ज्यादा मेहनत मांगता है। तो जो छोटे मोटे फार्मर्स होते हैं ना, वो अपनी फैमिलीज के साथ वो क्या करते हैं, अपनी खुद की फील्ड पे कल्टीवेशन करते हैं। फिर वो क्या करते हैं और उनके पास जो टाइम बच जाता है क्योंकि लैंड्स छोटे होते हैं, फिर जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स होते हैं उनके पास तो जमीनें बड़ी बड़ी होती हैं, मतलब वो अकेले इतनी बड़ी जमीन पे तो फार्मिंग कर नहीं पाएंगे, तो वो क्या करते हैं, इन छोटे मोटे फार्मर्स को हायर करते हैं फार्मिंग करने के लिए। ठीक है, मतलब ये लोग क्या करते हैं, फिर लेबर का काम करते हैं, मतलब क्योंकि फार्मिंग से तो इतनी कमाई होती नहीं है,
फार्म लेबरर्स कम ईदर फ्रॉम लैंडलेस और फार्मर्स कम फ्रॉम, तो इस तरह से वो मतलब जो छोटे मोटे लेबरर्स हैं वो बड़े लेबर्स की बड़े फार्मर्स की फील्ड पे खेती करने जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मतलब इनको फिर सैलरी कैसे मिलती है, वेजिस बोलते हैं छोटे से फार्मर्स को, उनके छोटे से फार्मर्स की सैलरीज को वेजिस बोलते हैं। इनको वेजिस कैसे मिलती है, या तो इनको पैसे मिलते हैं या तो उसके बदले ये लोग क्रॉप देते हैं, ठीक है। कभी कभी उनको खाना दे देते हैं काम के बदले, ठीक है। तो इस तरह से मतलब, और इनकी कमाई अलग अलग होती है, मतलब अगर वो बीज बोने सोइंग करने जा रहे हैं उसकी अलग कमाई होगी, अगर हार्वेस्टिंग कर रहे हैं उसकी अलग अलग सैलरी होती है। तो और मतलब इनका जो एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट मतलब इनकी जो नौकरी है वो भी फिक्स नहीं रहती है, वो मतलब बदलती रहती है, ठीक है। मतलब जैसे जरूरत होती है तो बुलाते हैं, नहीं होती है तो नहीं बुलाते हैं। जैसे यहाँ ऊपर देखो, आपको पेज 8 पे दला और रामकली, ऊपर देखो दला और रामकली दो कैरेक्टर्स हैं। ये दोनों बहुत गरीब जने हैं, दोनों एक विलेज के गरीब लोग हैं, ठीक है। ब्लू में कन्वर्सेशन दला की है और ऑरेंज है वो रामकली बोल रही है। दला बोल रहा है, इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड वर्क दीज डेज, ओनली लार्ज फार्मर्स हायर अस एंड दैट टू फॉर वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ डेज। दला बोल रहा है आजकल तो कमाना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि जो बड़े फार्मर्स हैं वही हमें अपने खेतों पे बुलाते हैं काम करने, और वो भी कम दिनों के लिए। फिर रामकली बोल रही है, घनश्याम द लार्ज फार्मर हैज जस्ट बॉट अ हार्वेस्टर, सो वी आर गोइंग टू गेट इवन लेस वर्क ड्यूरिंग द हार्वेस्ट सीजन दिस ईयर। लास्ट ईयर आई वर्क फॉर लेस देन 5 months इन द होल ईयर। कह रही है कि मुझे तो चिंता हो रही है, जो घनश्याम है, जो बड़ा फार्मर है, जो मुझसे खेती कराता है हर साल, वो तो इस साल हार्वेस्टर खरीद के आया है, तो वो इस साल तो मशीन से काम कराएगा, तो मेरे को तो काम भी वो कम कराएगा। गए साल मैंने पूरे साल में खाली 5 महीने से भी कम काम किया था। फिर अब दला बोल रहा है, वी हैव ट्रैक्टर्स फॉर प्लोइंग, हार्वेस्टर फॉर हार्वेस्टिंग, थ्रेशर फॉर इवन फॉर रिमूविंग वीड्स, सम फार्मर्स स्प्रे वीडिसाइड। वो बोल रहा है कि हर चीज के लिए तो सब कुछ है, ट्रैक्टर्स हैं, हार्वेस्टर्स हैं, थ्रेशर्स हैं, और वीड्स मतलब अनवांटेड प्लांट्स के लिए भी वीडिसाइड्स आ गए हैं। तो रामकली बोलती है, दिस ईयर आई विल हैव टू लुक फॉर वर्क इन द ब्रिक मेकिंग यूनिट इन रायगंज। कह रही अब तो फार्मिंग नहीं समझ आ रही है, इस बार तो मुझे एक फैक्ट्री में काम करना पड़ेगा, ईंटें बनाने वाली फैक्ट्री में जाके काम ढूंढना पड़ेगा। तो फिर ये क्या बोलता है, ये आदमी देखो बोल रहा है दला, आई ओ द लोकल मनी लैंडर ₹2000। कह रहा है मैंने 2000 रुपीज हमारे एक मतलब जो उधार देता है उससे मैंने 2000 रुपए उधार मांगे हैं, और मैंने 1000 रुपए फिर से उससे मांगे थे जब मेरे पास काम नहीं था, तो कि मैं कब उसको वापस कर पाऊंगा ये 3000 रुपीज। मैं मुश्किल से 2 वक्त के खाने के लिए ही कमा पाता हूँ। अब रामकली क्या बोल रही है, माई सिचुएशन इज नॉट मच बेटर, मेरी भी सिचुएशन कुछ खास अच्छी नहीं है। ड्यू टू पास्ट डेप्ट, मतलब मेरे पे भी कर्जे हैं पुराने। द मनी लेंडर्स रिफ्यूज टू गिव मी एनी लोन, मनी लेंडर्स मुझे लोन ही नहीं देते हैं। इनको लोन क्यों चाहिए होता है, इनके घर का खर्चा नहीं चलता होता है तब ये लोन लेते हैं बड़े साहूकारों से या बैंक से, या तो खेती करने के लिए भी इनको लोन चाहिए होता है। इनके पास पैसे नहीं होते सीड्स खरीदने के, मशीन खरीदने के, तो इस तरह से मतलब जो गरीब फार्मर्स की इनकी यही कहानी है, ठीक है। तो आज हम इस पेज पे एंड करते हैं, ठीक है। पेज नंबर 8 पे हमने जो ये सारा रीड किया, आज हम एंड करते हैं इस पे, कल हम आगे करेंगे। आज जितना भी करा है इस व्हाइट बोर्ड पे जितना भी लिखा वो सारा आप अच्छे से लिख के मुझे व्हाट्सएप करिएगा। चलें, थैंक यू।